Assalamu alaikum all of the students of first year federal board, myself मोहम्मद हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और एक्स वाई प्लेन में इनको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डी मोवियर्स थ्योरम पे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ डी मोवियर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। a इज़ अ रियल नंबर, b इज़ अ इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। हमने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रा किया। एक्स एक्सिस को हम कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं z इक्वल टू 2 + 3i। तो ये यहाँ पे हमने यूनिट बनाए। x की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 है, तो 2 पॉइंट पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और 3 है तो y एक्सिस के हिसाब से 3 के सामने हमने वही डाट लगाई। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लॉट हो गया। सेकेंड एग्जांपल, दोनों वैल्यू जो है माइनस की है, तो दोनों वैल्यू माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? दोनों वैल्यू माइनस की थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यूनिट 3 और 5 के सामने हमने पॉइंट लगाया, ये बी पॉइंट हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमारा था ये प्लॉट में एक्स वाई प्लेन में इस तरह प्लॉट करते हैं। जैसे z इक्वल टू -4 है, तो ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इसमें ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा तो मतलब ये यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो y 0 कहाँ पे होगा देखेंगे। y 0 है और x की वैल्यू -4 है, तो 4 0 पे हमने यहाँ पे c पॉइंट बनाया। ये c इक्वल टू -4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लॉट होगा ये इमेजिनरी नंबर। इसी तरह z इक्वल टू 2 आयोटा, 2 आयोटा है तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। 0 + 2 आयोटा, इसको हमने प्लॉट में कर्व किया। ये हो गया हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे हैं, इनको एक्स वाई प्लेन में इस तरह से प्लॉट करते हैं। उनकी साइन देखी जाती है कि एक्स और वाई की साइन कौन सी है, और साइन के हिसाब से हम इनको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे ये आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू साइन होती है वो कैरी करता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वो हम डिपेंड करता है लाइन के ऊपर। जिस तरफ एक्स लाइन पॉजिटिव होगी वहाँ पे एक्स वैल्यू की पॉजिटिव, अपवर्ड वाई होगा वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूला है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस भी इसको कह सकते हैं, a² + b² स्क्वायर रूट के अंदर। a क्या है? x को कहा जाता है और b y को। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर बन गया। इन एक्सिस के ऊपर जो भी हाइपोटेन्यूज हमारा होगा वो क्या होगा? z होगा। मतलब r भी इसको कह सकते हैं, और z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो मालूम होगा x और y के थ्रू ये होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, यानी x और y के हिसाब से z हमें मालूम होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। इसका एब्सोल्यूट मालूम करना है। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू 3 है। स्क्वायर रूट a की वैल्यू 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू 5 आ गया। तो हमें z की वैल्यू मिल गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 + 3 आयोटा की। अब दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे z इक्वल टू 4 - 6 आयोटा। इसी तरह z इक्वल टू -1 + 7 आयोटा। दो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 4 - 6 आयोटा को कैसे हल करेंगे? वही फार्मूला हम लगाएंगे एब्सोल्यूट वाला, x² + y², या इसको बुक में देखेंगे a² + b² स्क्वायर रूट के अंदर ये भी लिखा हुआ सकता है। तो जब इसको फार्मूले में पुट किया, इसकी वैल्यू आ गई 16 + 36। दोनों को सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 स्क्वायर रूट के अंदर। तो 52 का हम जो फैक्टर निकालेंगे, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर में कोई इसका फैक्टर निकलता है? पहले देखें, अगर
52 का तो नहीं निकलता, अगर इससे कम कोई निकलता है तो। अगर हम इसको ब्रेक करें, ये भी आंसर हमारा हो सकता है 4 - 6 आयोटा का, लेकिन अगर हम 52 हो सकता है, लेकिन ब्रेक करें 4 स्क्वायर रूट के अंदर और 13, 4 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम में होगी उसके हिसाब से कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 13 का 13, तो 4 - 6 आयोटा का इस तरह आंसर आ गया। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। -1 + 7 आयोटा को, ये फार्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से इसको भी सोल्व करें। और अब हमारे पास है रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में नोटेशन क्या होगी, जैसे x² + y², दो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम, जैसे 2 + 3 आयोटा है तो 2a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे r और थीटा पोलर में इस्तेमाल होगा। z = a + b आयोटा रेक्टेंगुलर फॉर्म है और z = r cos थीटा + i sin थीटा, r यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोनों रेशो के साथ, ये पोलर फॉर्म है। तो ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाया, x की वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी, b की वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे ये हो गया एब्सोल्यूट ऑफ z। इसमें यहाँ पे हमें एंगल जो बना है a और b के बीच में, इसका काम नहीं है रेक्टेंगुलर में, और पोलर में ये मालूम करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर में z मालूम किया था, तो यहाँ पे r मालूम करेंगे, r = z होता है। तो r मालूम करने का फार्मूला सिंपल, a² + b² लगाएंगे तो हमें r मिल जाएगा। जो भी x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर निकाल के सम करेंगे b के स्क्वायर के साथ, तो r की वैल्यू मिल जाएगी। और एंगल मालूम करने का फार्मूला है tan इनवर्स y/x। y मीन्स यहाँ पे b रिप्रेजेंट हो रहा है और x a से, तो यहाँ पे हमें ये एंगल भी मिल जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं कि r और थीटा कैसे मालूम करते हैं। z = 3 + 3i, तो यहाँ पे z = r cos थीटा + i sin थीटा होगा, क्योंकि पोलर फॉर्म में इसको लिखना है। अभी r = 3² + 3², ये हो जाएगा 18, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 9 9 सम करेंगे 18 होगा। अगर 18 को आप 18 भी लिख सकते हैं, या इसको ब्रेक करेंगे तो 9 2 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 9 का जो स्क्वायर रूट 3 आएगा, 3 रेडिकल 2। सिंप्लीफाई हमारी वैल्यू r की आ गई। थीटा मालूम करना है, tan इनवर्स 3/3, 3/3 = 1 क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 मतलब 1/10 होता है, जो बराबर रेसिप्रोकल में कॉट के होता है, और कॉट 145 के बराबर होता है डिग्री के। तो ये हमें थीटा भी मिल गया। अब यहाँ पे हमने XY प्लेन ड्रा किया। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये इस तरह का, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज बना है वो वैल्यू किसकी है, r की है, और यहाँ पे जो एंगल बना है बीच में वो किसका बना है, 45 का। तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट में यहाँ पे सब की वैल्यू मिल गई, r की और थीटा की। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करेंगे, जहाँ पे r है वहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे, और जहाँ पे रेशो के साथ एंगल गिवन है वहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। z = r की जगह पे 3√2 cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो इसको हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं आप, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, प्लस सम कर दें sin 45 की वैल्यू के साथ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3r√2 के साथ, 3√2 के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर रेडियन में चेंज करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, π/180 डिग्री, तो ये π/4 के बराबर हो जाएगा। अब cos 45 की जगह पे, 45 की जगह पे आ जाएगा π/4। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन हो गया इसका। अब आगे देखते हैं यहाँ पे z = 2 - 23i। इस क्वेश्चन को आप पहले XY प्लेन में ड्रा करें कि कहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा, और उसके बाद
रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको सोल्व करें, इसकी जेड की वैल्यू क्या निकलती है, उसके बाद इसको पोलर में हल करें। पोलर में इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी, जो जेड की वैल्यू होगी आर की वैल्यू वही सेम होगी, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू मालूम होगी, फिर उसको फार्मूले में पुट करें। आंसर क्या आता है, फार्मूला हमारे पास है आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आगे देखते हैं, और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, z1 की वैल्यू गिवन है और z2 की वैल्यू गिवन है। z1 बराबर है 3 - 4 आयोटा के और z2 बराबर है 5 + 12 आयोटा के। तो दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z1 डॉट z2 इक्वल टू 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 12 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपको याद होगा, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेट करके, पहले 3 को 5 + 12 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह यहाँ पे ये हो रही है। 15 3 5 15 हो गया, 3 12 36 आए, 4 × 5 20 आए, 4 12 48 आए स्क्वायर। 15 प्लस यहाँ पे दोनों आयोटा है, तो दोनों को अगर प्लस का 36 तो माइनस का 20 कर देंगे तो प्लस का 16 आया आ जाएगा, और -48 आई स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के। -1 के बराबर होता है, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे 63 + 16 आयोटा इक्वल टू z1 डॉट z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे z1 डॉट z2 इक्वल टू 63 + 16 आए, r इक्वल टू अगर मालूम करेंगे तो x² + y² फार्मूले के हिसाब से। अब जब हमें दो वैल्यू दोनों की मल्टीप्लिकेशन, हमें एक रियल और इमेजिनरी की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसको r भी इसका मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले में। 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4225 इक्वल टू 16 का प्लस 16 का स्क्वायर करके सम करेंगे, दोनों का आंसर आएगा 4225 स्क्वायर रूट इक्वल टू 55। और इसका एंगल मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, 10 इनवर्स y/x है, तो y की वैल्यू क्या है 16/63 और इसका एंगल आ जाएगा 14.25 डिग्री। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इसका एंगल और r भी मालूम कर लिया। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करना चाहें तो डिवीजन भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का क्या होता है, z1/z2 में तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट मालूम करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। ये याद करना कि कॉन्जुगेट में सिर्फ जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज होगी। अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। इसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जो रेशनलाइज करते हैं उस तरह z1/z2 भी हल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर z के ऊपर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर n आ जाता है तो वही फार्मूला हमारे पास r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, पावर इसके ऊपर n आ गया। तो होल पावर n है तो r के ऊपर पावर n दे देंगे, और जो भी पावर n है वो क्या होगा, रेशो के साथ जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें 3, अगर एन आर की वैल्यू हमारे किसी एग्जांपल में 3 निकली है और एंगल हमारे पास 30 है, तो पावर यहाँ पे क्या हुआ है 4 है। तो अभी जो फार्मूला हमने देखा था 3 के ऊपर पावर हम क्या दे देंगे 4 दे देंगे, और cos 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, 120 हो जाएगा, प्लस i sin 120। यहाँ पे जो भी पावर फार्मूला देखें पीछे, ये सवाल होगा कि 3 कहाँ से आया 30 कहाँ से आया। जो कोई भी ऐसा एग्जांपल है जिसमें r की वैल्यू 3 आई है और एंगल की वैल्यू 30 आई है, आप जो एग्जांपल लेंगे उसमें वैल्यू कोई भी आ सकती है। आपको सिर्फ पावर देखना है कि पावर किस तरह पुट करते हैं। यहाँ पे cos 120 बराबर -1/2 के, sin 120 बराबर रेडिकल 3/2 के, तो इस 3 पावर 4 की वैल्यू 81 है। इसको इस तरह सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी में आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें दूसरा 2r की वैल्यू है और एंगल की वैल्यू 40 है,
और पावर में हमारे पास 6 की वैल्यू आती है। तो सिमिलरली 2 के ऊपर पावर 6 और 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस 240 और साइन 240। कॉस 240 किसके बराबर है? कॉस 240 अगर वैल्यू यहाँ पे याद करना मुश्किल हो रही है तो 240 देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 2 पावर 6 की वैल्यू ये हो गई, फैक्टर निकाले इसके 64 और 240 जो है हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको माइनस कर देंगे आप 270 से माइनस करेंगे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 30। तो cos 30 बराबर 1/2 के, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करता है तो माइनस हो जाएगा, प्लस आई साइन 40 वही वैल्यू 30 की होगी लेकिन क्वाड्रेंट का फ़र्क है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये भी हमें याद होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो माइनस और प्लस होता है। तो 32 माइनस 32 ये रियल और इमेजिनरी में इसका आंसर आ गया। इसी तरह एग्जांपल करते जाएं, जैसे आर की वैल्यू √3 आई है, एंगल की वैल्यू क्या आई है 5π/6 आई है, इस तरह हल करते जाएं आगे क्वेश्चन पावर वाले। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सिस में किस तरह प्लॉट करना होता है ये भी सीखा, और डी मोवियर थ्योरम पे किस तरह हल करेंगे। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को किस तरह हल किया जाएगा, पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके, और होल पावर होगा तो आर के ऊपर भी पावर आ जाएगा। तो इस तरह हमने डी मोवियर थ्योरम के थ्रू इसको हल किया। आगे भी डी मोवियर थ्योरम पे हम क्वेश्चन हल करेंगे, और आपके बुक में एक्सरसाइज में जो भी डी मोवियर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको हल कर सकते हैं। आप बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन है कि अगर पावर किसी का 2 या 3 आ जाता है या 4 आ जाता है, हम उसको फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। आप बुक में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन आपके पास बुक में होगा 1/2 प्लस रेडिकल 3/2 पावर 3। तो ये क्वेश्चन आपका अगर a+b³ या a-b³ वैल्यू जो अंदर है ऊपर पावर 3 है तो आप उस फार्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसका भी आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्सरसाइज में जो रिलेटेड जो पीछे एग्जांपल दिए हुए हैं वो एग्जांपल डी मोवियर थ्योरम पे किए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को क्यूब वाले फार्मूले पे नहीं करेंगे, आप उनको डी मोवियर थ्योरम के थ्रू हल करेंगे। स्क्वायर आता है तो आप सिंपल स्क्वायर वाले फार्मूले पे चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या सही आता है या नहीं। आप पहले उनको डी मोवियर थ्योरम पे हल करें, उनका आंसर निकालें। अगर आपको डाउट है कि आंसर ये गलत है या मैंने सही किया या नहीं चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसको फार्मूले पे भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो सवाल किया जाएगा, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसको डी मोवियर थ्योरम के थ्रू हल करें, तो आपको क्यू वाले फार्मूले स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ साथ डी मोवियर थ्योरम का आना भी लाजमी है। तो डी मोवियर थ्योरम पे काइंडली इन पे प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई भी टॉपिक अगर आपका मिस होता है, यहाँ पे समझ में नहीं बात आ रही है बुक में, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन या टॉपिक, ताकि उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लेक्चर के साथ पहले उस पर डिस्कस करें कि किस तरह उसको हल करते हैं। जो भी मेन टॉपिक थे उस फर्स्ट चैप्टर के उस पर हमने बात कर ली है, ऐसा कोई मिस नहीं होता। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको मेंशन करें कमेंट में, ताकि सबका क्लियर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।